भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। राजनीतिक प्रस्ताव होगा पेश। आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प उपायों पर प्रस्ताव पारित। राज्य में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में वृद्धि जारी। 62 नए संक्रमित मिले, 65 हुए स्वस्थ। सक्रिय मामले बढ़कर 327। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की पहली पाली खत्म। दोपहर बाद होगी दूसरी पाली की परीक्षा। रांची, बोकारो और जमशेदपुर में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। और अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड के आदित्य कुमार गौरव ने कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। कुश्ती संघ के पदाधिकारियों ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद में चल रहे भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र को संबोधित करेंगे। साथ ही बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश होगा। कार्यकारिणी की बैठक में कल आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प उपायों पर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रधानमंत्री हैदराबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एकजुट करने और हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने पर चर्चा की गई। चुनाव वाले राज्यों में संगठन को मजबूत करने पर बात हुई तो बूथ स्तर पर कमेटियों को सशक्त बनाने और पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करने पर चर्चा की गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पन्ना प्रमुखों की महत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन के जितने कार्यक्रम हैं उनमें पन्ना प्रमुखों का महत्व सर्वाधिक है। इन पर ही चुनावी जीत का दारोमदार टिका हुआ होता है। भाजपा अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि बूथ अध्यक्ष और बूथ कार्यकर्ताओं से संपर्क साधना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कार्यकर्ता हैं जो वास्तविकता में इलाके में फैलकर हमारी बात को सबके सामने रख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क साधने के साथ साथ अंत्योदय के लिए भी एक गहन अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र के अलावा आज शाम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू प्रचार के सिलसिले में कल रांची आएंगी। इस बात की जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनके रांची आगमन पर उनका भव्य स्वागत होगा। श्री मुंडा ने द्रौपदी मुर्मू को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने का भी आह्वान किया। इधर प्रचार के सिलसिले में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने कल चेन्नई का दौरा किया। और संगीत का प्रदेश है। संत तिरुवल्लुवर और महाकवि भारतीयार ने अपनी कृतियों से तमिलनाडु का नाम विश्व भर में प्रचलित किया है। सी राजगोपालचारी, कामराज, एमजी रामचंद्रन, जे जयललिता, अब्दुल कलाम जैसे अनेक ने प्रदेश की कीर्ति को और बढ़ाने का काम किया है। तमिलनाडु is the land of classical language, classical dance and magnificent temples. I pay my sincere homage to great Tamil author Tiruvallur, eminent freedom fighter Bharatiyar, the other great sons and daughters of the soil. Ungul Oniwikum Onikum. जल शक्ति और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू आज राज्य के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में रांची पहुंचेंगे। वे कल सुबह गढ़वा में विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक होंगे और विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। 5 जुलाई को वे रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री के दौरे को लेकर रांची और गढ़वा में आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,103 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 13,929 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,11,711 सक्रिय मामले शेष हैं।
इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 62 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 65 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 327 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.70% हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 197 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में नक्सलियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। चतरा पुलिस ने 25 लाख रुपए के इनामी माओवादी नक्सली गौतम के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में उसके पैतृक घर पर ढोल बजाकर इश्तहार चिपकाया तथा उसे न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया। न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उसके घर की कुर्की जब्ती होगी। इस दुर्दांत उग्रवादी पर डीएसपी और थाना प्रभारी समेत दर्जनों पुलिस के जवानों की हत्या का आरोप है। के राजपुर थाना अंतर्गत कांड संख्या 8415 है, जो 4-5 विस्फोटक अधिनियम एवं 16-20-23 यूएपी एक्ट में कांड दर्ज हुआ था। ये माओवादियों के अगेंस्ट में हुआ था। उसमें मुख्य अभियुक्त जो अभी सैक सदस्य हैं गौतम पासवान, वो भी मुख्य अभियुक्त थे। उन्हीं के नेतृत्व में ये घटना घटित हुई थी। इस कांड के अनुसंधान के क्रम में मैं खुद अनुसंधानक हूं और हम लोगों ने इश्तेहार आज चिपकाया है जाके, जो उनका सोनवर्षा घर है जो प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। इनका एक घर बिहार में भी पड़ता है, एक यहाँ पर भी है। हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से ढोल नगाड़ा बजा करके इश्तेहार को चिपकाया है और हम लोग अपील करते हैं कि अभी भी सरेंडर कर दें। रांची, बोकारो और जमशेदपुर के विभिन्न केंद्रों में आज झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है। सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली की परीक्षा हुई। दोपहर बाद दूसरी पाली की परीक्षा होगी। रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सरायकेला में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और सांसद गीता कोड़ा की मौजूदगी में विकास योजनाओं की समीक्षा हुई और निर्धारित समय अवधि में योजनाओं को पूर्ण करने पर बल दिया गया। परिवहन मंत्री ने योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। समीक्षा हमने किया और जहां कमी है, जहां धीमा है, उसको अच्छा से आप लोग करने के लिए निर्देश दिया गया है। झारखंड के दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र भाई मुंजापारा शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक सांगठनिक चर्चा के साथ अपने विभाग की योजनाओं पर प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में चल रहे विकास योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसको लेकर सांसद निशिकांत दुबे, सारठ विधायक रणधीर सिंह और देवघर विधायक नारायण दास ने संयुक्त रूप से देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर श्री दुबे ने कहा, एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश जो है इस कार्यक्रम के लिए चिंतित है और उसी की व्यवस्था की तैयारी के लिए कि प्रधानमंत्री किधर से आएंगे, कहाँ आएंगे, एयरपोर्ट पर कहाँ का कार्यक्रम होगा। सारे शिलान्यास उद्घाटन यही होने हैं, सारे सरकारी कार्यक्रम यही होने हैं, उसी की तैयारी देखने के लिए। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हैदराबाद में तेलुगु के फिल्म कलाकार एवं पूर्व सांसद आर चिरंजीवी से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय तीरंदाजी संघ के पूर्व महासचिव एवं वरिष्ठ मार्गदर्शक अनिल कामिनी के घर पर अल्पाहार भी किया।
आकांक्षी जिला गोड्डा में जल शक्ति मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर अभिनव श्रीवास्तव और अन्य अधिकारियों ने अमृत सरोवर योजना के तहत मजडीहा गांव और मारखन गांव में अवस्थित तालाब का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भूमि संरक्षण पदाधिकारी गोड्डा के द्वारा जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत निर्माण कराए जा रहे तालाबों की जानकारी प्रदान की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य तालाब में जमा हुए भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना है ताकि जल की समस्या को दूर किया जा सके। देवघर में श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं के रूट लाइनिंग की संपूर्ण व्यवस्था की जांच करने के लिए पुलिस अधीक्षक तथा एसडीपीओ ने पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही सभी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करने हेतु दिशा निर्देश दिए। सरायकेला जिले में कोविड के 284 सैंपल टेस्ट में एक संक्रमित की पुष्टि हुई। संक्रमित मरीज चंडिल प्रखंड क्षेत्र का रहने वाला है। जिला में कोरोना का एकमात्र यही एक्टिव मामला है। उपायुक्त ने इसकी जानकारी साझा करते हुए लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की। गोड्डा समाहरणालय सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर नीति आयोग के तहत विभिन्न मानकों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, जल संरक्षण सहित अन्य विभागों के वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, आधारभूत संरचनाओं का विकास, पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति, शिक्षण सहित अन्य मानकों पर चर्चा की। बोकारो में डीएमएफटी के तहत नव नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं कर्मियों का इंडक्शन सह ओरिएंटेशन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए ईमानदारी पूर्वक काम करने का सुझाव दिया। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा प्रदेश कार्यालय में जेम पोर्टल पर आगामी 8 जुलाई को एक कार्यशाला आयोजित करेगी। इस संबंध में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। कार्यशाला में महिला समूह, महिला मोर्चा की पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने अपने क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षण दें। सांसद संजय सेठ ने रांची हरमू रोड स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में बाबा के दर्शन किए और सबके कुशलता की कामना की। उन्होंने भंडारे में आए भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया। इस मौके पर अनेक लोग उपस्थित थे। बहराइन में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर झारखंड के आदित्य कुमार गौरव ने इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये उपलब्धि हासिल करने वाले झारखंड के पहले बालक पहलवान बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का मान बढ़ाने के लिए कुश्ती संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बर्मिंघम टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत दिख रही है। भारत के साथ पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 5 विकेट पर 84 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से कुल 29 रन बनाए। इसके साथ ही बुमराह ने ब्रायन लारा द्वारा एक ओवर में बनाए गए 28 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। हरी सविता पूनिया की अगुवाई वाली भारतीय टीम का इरादा टोक्यो ओलंपिक में मिली हार का बदला चुकता करने का होगा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई, जबकि 1-2 इलाकों में भारी बारिश भी हुई। चतरा के सिलाईचक में सर्वाधिक 85 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस अवधि में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो ये कल पूरे देश में छा गया। मानसून का एक टर्फ डाल्टनगंज से होकर भी गुजर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के संदेश के साथ देश के 75 समुद्री तटों पर आज से बड़ा सफाई अभियान शुरू हो रहा है। 17 सितंबर तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों पर तटीय स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तटीय स्वच्छता अभियान का लक्ष्य समुद्री तटों से 1500 टन कचरे को हटाना है।
इससे समुद्री जीव और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। ये अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय स्वच्छता अभियान होगा, जिसमें सबसे अधिक संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। इसमें न केवल तटीय क्षेत्रों बल्कि देश के अन्य हिस्सों की समृद्धि के लिए स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर का संदेश देने के लिए आम आदमी की भागीदारी आवश्यक है। गौरतलब है कि इसका आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। और इसी कड़ी में ओडिशा के पुरी तट पर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने विशेष सफाई अभियान चलाया, जिसका मकसद लोगों को समुद्री तटों की सफाई के प्रति जागरूक करना है। वन भूमि में अब पौधारोपण की जगह सीधे बीज से पौधे उगाए जाएंगे। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की रांची स्थित अनुषंगी इकाई वन उत्पादकता संस्थान इस नवाचार को बढ़ावा देने में जुटी है। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बारिश की निरंतरता में कमी देखी जा रही है। साथ ही साथ भूमि का क्षरण भी हो रहा है। ऐसे में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए प्रायोगिक तौर पर सीड बॉल टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की रणनीति बनाई गई है। रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान के निदेशक डॉक्टर नितिन कुलकर्णी का मानना है कि सीड बॉल टेक्नोलॉजी से पौधारोपण में होने वाले खर्च में कमी लाना संभव होगा। इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से हमारी जनता को भी कहना चाहूंगा कि इसमें हमें और अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हम और आप एक अकेले व्यक्ति यानी इंडिविजुअल के रूप में ही हम लोग जंगलों को बचा सकते हैं। सीड बॉल यानी खाद मिट्टी की गेंद की इस नई तकनीक से न सिर्फ झारखंड में वन भूमि पर पौधे लगाने की तैयारी है, बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल में भी इस तकनीक से पौधों के अंकुरण का लक्ष्य तय किया गया है। श्री कुलकर्णी ने इस तकनीक के बारीकियों को समझाते हुए कहा कि इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वन क्षेत्र बढ़ाना आसान हो जाएगा। उसके लिए संस्थान को कुछ समय पहले निर्देश दिए गए थे कि हम तीनों राज्यों के जो वरिष्ठ वन अधिकारी हैं और साथ में उनके जो भी अधिकारी जो उनकी टीम है उन्हीं के द्वारा नामित टीम को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है। इसमें झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोगों ने प्रशिक्षण सीड बॉल टेक्नोलॉजी के दिए हैं। इस तकनीक को काफी कारगर माना जा रहा है। सीड बॉल के माध्यम से पौधे उगाने के लिए भविष्य में ड्रोन या हेलीकॉप्टर की भी सहायता ली जा सकती है। तो कुल मिला के सीड बॉल टेक्नोलॉजी यही टेक्नोलॉजी है कि हम सीड्स को अतिरिक्त नमी प्रदान करने वाले ऐसे किसी वस्तु से ढक के और उसको फेंक सकें और स्प्रेड कर सकें, जिसके लिए हम लोग अलग अलग जगह पर प्लांटेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है आने वाले सालों में हम लोग हवा में उड़ते हुए भी उसको स्प्रेड कर दें। सीड बॉल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पौधे को उगाने में खर्च में कमी तो आएगी ही, इस नई तकनीक के माध्यम से उन वन क्षेत्रों में हरियाली में बढ़ोतरी संभव होगा जिन क्षेत्रों में बारिश की निरंतरता कम होती है और भूमि क्षरण का प्रतिशत अधिक है। रांची से सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना से गिरिडीह में वंचित तबकों को पक्का मकान मिलने से बड़ा बदलाव आया है, जिसके लिए लाभार्थी केंद्र सरकार के आभारी हैं। गिरिडीह नगर निगम के पांडेडी मोहल्ला की रेणु देवी और ममता की जिंदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना ने नया उजाला लाने का काम किया है। मिट्टी के मकान में रहने वाली ये महिलाएं पक्का आशियाना बनने से बेहद खुश हैं। वे गुजरे समय की मुश्किलों को याद करते हुए भावुक हो जाती हैं। पहले मिट्टी घर में रहते थे, कच्चा मकान था, चुभता था, दिक्कत होता था रहने में। मोदी जी दिए हैं घर, मकान, रह रहे हैं अच्छा से। पहले हम लोग का कच्चा मकान था, जहाँ पर सोते थे वहीं पर पानी गिरता था, छूता था, अंदर आता था, डर लगता था कहीं कपड़ा को उचाड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग का सरकार तरफ से घर मिला तो हम लोग अभी बहुत खुश हैं। इलाके में रहने वाली मालती कहती हैं कि पक्का मकान उनके लिए एक सपना जैसा था, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना ने साकार कर दिखाया है। वे गरीबों और कमजोर तबकों को योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री की आभारी हैं। हमने पहले माटी घर में रह लिए, पूरा घर उड़ चुके है, अब देखिए ढलैया घर बन गए, अच्छा से रहिए, मोदी कृपा से नहीं अच्छा रह रहा है। कच्चा मकान में रहना सचमुच में काफी कष्टदायक है, क्योंकि मौसम की मार कच्चे मकान में रहने वालों को ज्यादा झेलनी पड़ती है। अब जबकि केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरे देश की तस्वीर बदल रही है, कच्चे मकान भी इतिहास बनते जा रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट।
भौगोलिक कारण कई बार हमारे जीवन में कौतूहल का विषय सामने ला देते हैं। कुछ ऐसी ही कौतूहल और जिज्ञासा भरी बातें रांची जिले के तैमारा घाटी इलाके में सामने आई हैं। इस इलाके में जाने के साथ ही अचानक टाइम जोन में चेंज आ जाता है और डिजिटल घड़ी में दिन और समय बदल जाता है। अगर हम आपसे कहें कि सफर तय करते समय कुछ ही पलों में आप वर्ष 2022 से 2023 में चले जाएंगे तो सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है रांची जमशेदपुर रोड स्थित तैमारा घाटी में। तैमारा घाटी के आसपास के क्षेत्र में जाएंगे तो आपका मोबाइल फोन यकीन मानिए खुद ब खुद आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और फोन का डेट और टाइम 2024 हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्रधान अध्यापिका ने बताया कि यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना संभव नहीं होता है, क्योंकि जब भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाया जाता है तो ये अटेंडेंस 2023 या 2024 का बन जाता है। अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए शिक्षिका ने अपने मोबाइल पर एक मैसेज दिखलाया जो कि 2023 का साल दिखा रहा है। जब हम अपने मोबाइल में टाइम सेटिंग में ले जाते हैं तो टाइम अगर हम लोग उसको ऑटो कर देते हैं तो हमारा कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है कि वो 2 साल आगे चला जाता है। वहीं स्कूल की दूसरी शिक्षिका बागेश्वरी कुमारी ने बताया कि मोबाइल पर समय पूरी तरह से बदल जाता है। लॉकडाउन के समय मोबाइल पर 2023 दिख रहा था, मगर कुछ समय पहले से 2024 दिख रहा है। उस वक्त मोबाइल बिल्कुल काम करना बंद हो जाता है और मोबाइल पर नेट से होने वाला कोई भी फंक्शन काम नहीं करता। जब भी ऑटो चेंज हो जाता है, टाइम जोन चेंज हो जाता है, तो हम लोग 2024 में पहुंच जाते हैं और वो लेता ही नहीं है। ना व्हाट्सएप काम करता है, ना कोई न्यूज चैनल चलता है मोबाइल में। जो टीवी, टाटा स्काई सब काम करता है, लेकिन मोबाइल में काम नहीं करता है। ग्रामीणों ने भी माना कि इलाके में मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। इसके साथ ही कॉल तो किया जा सकता है, मगर इंटरनेट बिल्कुल भी काम नहीं करता और तारीख और समय बदल जाता है। जो बाहर से आते हैं, जैसे रांची हो गया, धनबाद, इधर से जो लोकल से साइड से आते हैं, वो लोग का नेटवर्क में थोड़ा बदलाव हो जाता है, टाइम टेबल चेंज हो जाता है। वहाँ कुछ ऐसा इशू नहीं है। वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है, कर्क रेखा वहाँ से पास करती है, जिसके कारण जो है आपका मोबाइल का जो नेटवर्क है सब चल जाता है। भौगोलिक नजर से देखें तो तैमारा इलाके से कर्क रेखा गुजरती है। शायद इन्हीं वजहों से इस इलाके में टाइम जोन में चेंज आ जाता है और नेटवर्क से चलने वाली मोबाइल और घड़ी में इतना बड़ा बदलाव हो जाता है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी हंसा जीवराज मेहता का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1897 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और 1932 में वे गिरफ्तार कर ली गयीं। हंसा जीवराज मेहता ने बड़ौदा कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और उसके बाद इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र का अध्ययन किया। 1920 में लंदन में निवास के दौरान हंसा मेहता की मुलाकात सरोजिनी नायडू से हुई, जिन्होंने बाद में उन्हें महात्मा गांधी से मिलवाया और उन्हें स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा। हंसा जीवराज मेहता का राजनीतिक जीवन 1937 में बम्बई विधान परिषद के चुनाव में जीत के साथ शुरू हुआ। वे 1949 तक परिषद में रहीं। इस दौरान मेहता अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस से करीबी रूप से जुड़ी रहीं और 1946 में उसकी अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर का मसौदा तैयार किया। इस चार्टर में महिलाओं के लिए समानता और नागरिक अधिकारों की मांग की गई थी। मेहता ने 1946 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की उप समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की सार्वभौम घोषणा के दौरान एलिनोर रूजवेल्ट के साथ उपाध्यक्ष रहीं। मेहता मुंबई में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से विश्वविद्यालय में नियुक्ति के साथ भारत में पहली महिला वाइस चांसलर बनी। हंसा मेहता बम्बई से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुई, जहां उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में मजबूती से तर्क रखे और समान नागरिक संहिता और आरक्षण पर बहस में हस्तक्षेप किया। मेहता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए भारतीय प्रतिनिधि थी। उन्होंने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 1 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अधिकारों को समावेशी बनाने में योगदान दिया। सभी पुरुष स्वतंत्र और समान रूप से जन्मे हैं, इस वाक्य को बदलकर सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान रूप से जन्मे हैं, ये करने का श्रेय भी हंसा मेहता को ही है।
भारत सरकार ने 1959 में हंसा जीवराज मेहता को पद्म भूषण से सम्मानित किया। 4 अप्रैल 1995 को उनका निधन हो गया। हम राष्ट्रवादी मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1892 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अपने भाषण में लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े करने के लिए प्रेरित करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हबीब को कई बार जेल जाना पड़ा और उन्होंने लगभग 14 वर्ष देश की विभिन्न जेलों में बिताए। हबीब का संबंध स्वाधीनता सेनानियों के परिवार से था। उनके दादा शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध खड़े होने वाले पंजाब के प्रथम व्यक्तियों में शामिल थे। उनके निकट संबंधियों को भी जेल जाना पड़ा। उनकी पत्नी स्वाधीनता सेनानी शफ्तुन्निसा बीबी ने अपने परिवार पर ब्रिटिश पुलिस के क्रूर दमन के बावजूद हबीब का समर्थन किया। हबीबुर रहमान लुधियानवी ने जमीयतुल उलेमा-ए हिंद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मौलाना अबुल कलाम आजाद की सलाह पर 1920 में मजलिस-ए-एहरार यानी द सोसाइटी ऑफ फ्रीडम शुरू की। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंके जाने की घटना के बाद अंग्रेजों के दमन के भय के बावजूद भगत सिंह के परिवार को शरण देने के लिए मौलाना लुधियानवी आगे आए। उन्होंने 1931 में शाही जामा मस्जिद के निकट लगभग 300 अंग्रेज अधिकारियों और पुलिस के सामने भारतीय ध्वज फहराया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब अंग्रेज अधिकारियों ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पानी के अलग अलग घड़ों की व्यवस्था की तो उन्होंने हिंदू, मुसलमान और सिख कार्यकर्ताओं की सहायता से वो घड़े तोड़ दिए। इसके लिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 1947 के बुरे समय में खराब माहौल के कारण हबीबुर रहमान ने अपने मित्रों के परामर्श से लुधियाना छोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली में शरणार्थी शिविर में शरण ली। उन्होंने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति ठुकरा दी और अपने पुश्तैनी घर लुधियाना लौट गए। स्वाधीनता और मरते दम तक लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हबीबुर रहमान लुधियानवी की मृत्यु 2 सितंबर 1955 को हुई। शिक्षा के साथ कला को रोजगार और व्यवसाय से जोड़कर बढ़ावा देने के उद्देश्य से खूंटी बिरसा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में सैकड़ों विद्यार्थियों को फिल्म मेकिंग की जानकारी दी गई। खूंटी में बिरसा कॉलेज के विद्यार्थियों को एक कार्यशाला के माध्यम से फिल्म निर्माता दिलीप देव और मधुमिता रॉय ने कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के गुर बताए। इस दौरान उन्हें फिल्म मेकिंग को रोजगार से जोड़ने के कई टिप्स दिए गए। विद्यार्थियों को यूट्यूब फिल्म मेकिंग के तरीके भी बताए। एक फिल्म इंडस्ट्री की डेवलप करने की दिशा में जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये फिल्म इंडस्ट्री किसी राज्य का, किसी देश का समुचित विकास है, छोटे से इंडस्ट्री से लेकर बड़े इंडस्ट्री तक, क्योंकि इसमें हर किसी की जरूरत। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर जे किडो की अगुवाई में आयोजित इस कार्यशाला के दौरान कई विद्यार्थियों ने फिल्म निर्माण की प्रारंभिक जानकारियां हासिल की और यूट्यूब फिल्म निर्माण और कला के क्षेत्र में रुचि दिखाई। कला है तो सारी चीजें बच्चों में कूट कूट कर भरी हुई है, कहीं न कहीं से इनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो इसी के तहत इनको इनवाइट किया है ताकि बच्चे इसका लाभ उठा सकें और कॉलेज का लाभ उठाएं। खंड में मुंडारी, होस, संथाली, नागपुरी, खोटा भाषा में भी फीचर फिल्म निर्माण की असीम संभावना है, जिससे स्थानीय कलाकारों को रोजगार का अवसर मिल सकता है। फिल्म मेकर मधुमिता का मानना है कि स्थानीय लोगों में कला कूट कूट कर भरी हुई है, जिसे रोजगार की ओर मोड़ा जा सकता है। और फिल्म मेकिंग के ऊपर चर्चा किया है ताकि उन लोगों को ये जानकारी मिले कि इसका कैसा इम्पोर्टेंस है। पुलिस प्रशासन और आम लोगों की कोशिशों से फिल्म निर्माताओं के लिए खूंटी जिला अब सुरक्षित होता जा रहा है। नक्सलवाद का साया छटने के बाद अब यहाँ की तस्वीर बदलने लगी है और लोग बेखौफ यहाँ की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, जो फिल्म मेकिंग के लिए बेहतर संकेत है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। राजनीतिक प्रस्ताव होगा पेश। आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प उपायों पर प्रस्ताव पारित। राज्य में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में वृद्धि जारी। 62 नए संक्रमित मिले, 65 हुए स्वस्थ। सक्रिय मामले बढ़कर 327।
झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की पहली पाली खत्म। दोपहर बाद होगी दूसरी पाली की परीक्षा। रांची, बोकारो और जमशेदपुर में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। और अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड के आदित्य कुमार गौरव ने कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। कुश्ती संघ के पदाधिकारियों ने दी बधाई।